बेटा जी अब जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हो बोर्ड में एमसीक्यूज में एक नंबर का गारंटेड इस टॉपिक में से आएगा ही है। कहता है कि जैसे आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो टू वेरिएबल पढ़ा, हमको पता है बेटा कि लीनियर इक्वेशन यानी कि लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब अगर दो लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ग्राफ के अंदर क्या क्या हो सकता है, सोचिए जरा। सर एक कंडीशन तो ये बैठती, मेरा जैसे ग्राफ है, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस में ये पॉजिटिव एक्सिस है बेटा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है बेटा। बट हियर इट इज अ पॉजिटिव वाई एक्सिस, इट इज अ नेगेटिव वाई एक्सिस। यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी। एक लाइन, फर्स्ट लाइन जो कहूं मैं, ऐसे हमने ड्रॉ करा। सेकंड लाइन जस्ट इसकी पैरेलल हो सकती है बेटा, एक लाइन दूसरी लाइन का पैरेलल हो सकता है। एक कंडीशन को ये कह सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं पैरेलल। आगे और भी समझेंगे कि इसको पैरेलल होने के क्या मतलब, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे कंपेयर करेंगे रेशियो। एक ग्राफ है बेटा, इस ग्राफ के अंदर हो सकता है बेटा एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करे, यानी कि कोई मेरी एक लाइन है वो दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जाए, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ये होगा बेटा। ठीक है। एक और चीज है बेटा कि हमारा जैसे एक लाइन जा रही है ग्राफिकली और इसके एग्जैक्टली इसके ऊपर एक और लाइन आ जाए, राइट, ये कंडीशन भी तो हो सकती है ना। इस लाइन को बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, यहां तो कोई डाउट, इसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। और तीसरी कंडीशन भी हो सकती है, सॉरी चौथी कंडीशन क्या कुछ हो सकती है इसके अलावा? सर पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब क्या कि दो लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ग्राफ के तौर पे पहला हो सकता है पैरेलल, दूसरा हो सकता है इंटरसेक्टिंग, तीसरा होता है कोइंसिडेंट। अब एक और चीज समझिए इसमें, इसका बताना कि ग्राफ ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ये देखो एक लाइन ऐसे जा रही थी, एक लाइन ऐसे, तो बेटा ये लाइन देखो ऊपर ऊपर गई। सर ये दोनों लाइन अलग अलग है, मतलब एक ऐसे है तो अभी इंटरसेक्ट नहीं हुई है, तो क्या ये पैरेलल में काउंट होगा? कोइंसिडेंट तो नहीं, इतना कंफर्म पता चल गया, पैरेलल भी नहीं हो सकती। अब एक चीज नोटिस करिएगा, इस पॉइंट में अगर आप आगे देखें तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा इसका मतलब क्या कि ये भाई क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट? इसमें हम जानेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है। जैसे कि हमारे ग्राफिकल इक्वेशन है, ठीक है, x माइनस का 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस का 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इसके रेशियोज को कंपेयर करिएगा, यानी कि a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के होता है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन में a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के होना चाहिए। ठीक है सर, पैरेलल कंडीशन के अंदर हमारा बेटा a1 अपॉन में e2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के होगा। और a1 b1 c1 क्या है ये, पहली लाइन के कॉफिशिएंट है x और y के। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? और कोइंसिडेंट बेटा तीनों के तीनों रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। चलो आगे क्वेश्चन समझते हैं और अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2। देखो क्या है कि जनरली जब क्लासेस के अंदर पढ़ाता हूँ, लेक्चर लेता हूँ, तो मैं बच्चों से कहता हूँ क्वेश्चन रीड आउट करो। कहना इसका पर्पस ये होता है कि जब हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं तो हमको वो पॉइंट समझ में आता है कि ये चीज समझ में नहीं आया या ये पॉइंट नहीं आया। तो इससे क्या होता है कि जब एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो हम क्वेश्चन को दो बार तीन बार पढ़ते हैं तब नहीं आता। इसलिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट सीखो, सॉल्यूशन आ जाएगा नो डाउट, क्वेश्चन ही सॉल्यूशन ला के देगा। बाद में ध्यान रखना,
आपका क्वेश्चन ही सॉल्यूशन ला के देगा अगर क्वेश्चन इस बच्चे को अच्छे समझ में आ गया। कंपेयरिंग करते हैं रेशियोज को a1 a2 b1 b2 c1 c2 को। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या पैरेलल बनाता है या कोइंसिडेंट बनाता है, तो बताओ कौन सी कंडीशन बैठी। ठीक है सर, a1 अपने को पता है क्या होता है। देखो मैं बात करूं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करने का, बोर्ड में जिस तरीके से करना होगा ना वो ये रहा तरीका। एक बार की बात है, अभी जैसे कॉपी चेक करने गया था, जिसके बेटा फुल मार्क्स आए थे ना, मात्र 2 मिनट ही लगा तो मेरा कॉपी चेक करने। क्यों? कारण इसका था, मात्र देखो उसके लास्ट एक नंबर कटा था एमसीक्यूज में, बाकी कहीं नंबर नहीं कटा और 3 बार कॉपी ऐसी राउंड आउट। बोर्ड में एक चीज है कि अगर आपकी कॉपी अच्छी होती है, टीचर खुद चाहता है मार्क्स देना, तो वहां पर क्या होता है, जितना नीट एंड क्लीन वर्क होगा ना आपको मार्क्स भी उसी आपसे मिले। कंपेयरिंग द रेशियो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन है, इससे कंपेयर कर दिया हमने। ठीक है, a1 देखिएगा, a1 क्या है मेरा 5, यहां से b1 की बात करूं यहां से माइनस का 4 बनेगा, c1 की बात करूं यहां से 8। बस सिमिलरली a2 7 प्लस का 6 माइनस का 9। चलो कंपेयर करते हैं बेटा, 5 अपॉन में 7 माइनस का 4 अपॉन में 6 कैंसिल आउट होकर बेटा माइनस का 2/3 आया बेटा, और माइनस का 8/9। ठीक है, यहां देखिएगा a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के है। तो ये कौन सी कंडीशन बैठी हमारी, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन बैठी थी ना बेटा। तो यहां पर लिखेंगे द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव अ पॉइंट सॉल्यूशन, पॉइंट सॉल्यूशन होगा एंड हैज इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्योंकि देखो पॉइंट सॉल्यूशन आएगा इसमें एग्जैक्टली पॉइंट सॉल्यूशन, या यहाँ पर बोलूं वन सॉल्यूशन, सॉरी वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। या वन सॉल्यूशन कई बार हम बोलते हैं बेटे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है सिर्फ अकेला आंसर है उसका, यूनिक आंसर है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, सेम नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप यूनिक बोल दो या अब वन सॉल्यूशन बोल दो। क्लियर है कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंपेयर करेंगे जनरली 9 3 12 18 6 और 24। ठीक है सर, 9 अपॉन में 18 क्या आएगा बेटा 1 अपॉन में 2, ये बेटा 3 अपॉन में 6 के बराबर है 1 अपॉन में 2, 12 अपॉन में 24 1 अपॉन में 2। सारे के सारे रेशियोज बराबर हो चुके हैं इस बार, यानी कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। क्लियर है आता कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आते कौन सा आया, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन बनेगा और इनफिनिट में सॉल्यूशन। आप लिख दो पहला क्या, कोइंसिडेंट लाइन एंड इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, यहां तक क्लियर है जस्ट कॉन्सेप्ट। एक और थर्ड क्वेश्चन देखिए इसमें, a1 कितना होगा बेटा 6 माइनस का 3 प्लस का 10 2 माइनस का 1 प्लस का 9। गॉट इट, 6 अपॉन में 2 यानी कि 3 अपॉन में 1। ये क्या होगा बेटा माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर क्या आएगा बेटा 3 अपॉन 1 ही रहेगा, ये 10 अपॉन में 9। यानी कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू होगा किसके, c1 अपॉन c2 के। क्लियर है कि नहीं। और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम क्या बेटा, पैरेलल लाइन एंड हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है निकल के आएगा। सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल के आएगा ये चीज समझिएगा। अगर एक लाइन पैरेलल एक दूसरे के, मैं कहता हूं क्या इसकी संभावना है आगे जाके कहीं एक्स और वाई कहीं टकराए, अगर कटे, अगर पॉइंट ही नहीं कटेगा तो देखो
अगर पॉइंट ही नहीं कटा तो हमारा एक्स और वाई कोई पॉइंट आएगा ही नहीं, क्योंकि पॉइंट कब आता है जब दो लाइन एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करती है, तभी तो पॉइंट आता है। तभी तो बोलते हैं हम कि अगर एक बार कट करा यानी कि यूनिक, यानी कि एक सॉल्यूशन निकलेगा। दो बार कट करा, दो बार, तीन बार, चार बार, देखो जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर इन्फानाइट टाइम्स पॉइंट टच कर रहे हैं, इन्फानाइट पॉइंट टच कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं बेटा इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन। एक बार और तो मुझे इस कॉन्सेप्ट को अच्छा है, जैसे कि मैंने एक ग्राफ बनाया, इधर इधर कर देता हूँ, ग्राफ बनाया, इसके ऊपर एक लाइन है, एक और लाइन एग्जैक्टली आ रही है। मैंने कहा कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, सर आपने कहा हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कि इन्फानाइट टाइम्स टच कर रहा है, यानी कि इन्फानाइट टाइम्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उसके मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं तो कितना हुआ सॉल्यूशन, इन्फानाइट सॉल्यूशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट कि नहीं बेटा? और नो सॉल्यूशन यानी कि भैया जो पैरेलल कंडीशन है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल के आएगा। यहां तक क्लियर बेटा? थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, अच्छा है ये। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसे कहा जाता है? अगर कोई सॉल्यूशन बनाता है, सुनना ध्यान से एक बार, अगर कोई सॉल्यूशन बनाता है, उस कंडीशन में हम बोलेंगे इट्स अ कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट रहा है। अगर सॉल्यूशन ही नहीं रहा तो इनकंसिस्टेंट। सर यानी कि एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर लाइन, एक बार लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, एक पॉइंट पे कट करा, अगर एक पॉइंट पे कट करा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन, यानी कि कहीं ना कहीं ये अपनी जगह कंसिस्टेंट रहा है। ठीक है, पहला वाला कंडीशन किस में आएगा बेटा, ये कंसिस्टेंट में आ जाएगा। दूसरे वाले की बात करें अपन, तो देखो अगर ये तो भैया एक लाइन के ऊपर एग्जैक्टली एक और लाइन आ रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा, इन्फानाइट टाइम्स पॉइंट आ रहा है, तो दैट इज आल्सो द कंसिस्टेंट। और थर्ड वन कौन सा, पैरेलल कंडीशन, यानी क्या होगा बेटा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर द पॉइंट और नॉट? कोई डाउट है बेटे यहां तक? तो पहली वाली कंडीशन देखेगा, जैसे ही हमने कंपेयर करा, तो बेटा 3 और ये 2, प्लस का 2 माइनस का 3, 5/7। क्लियर है यहां तक? तो बेटा ये क्या होगा, 3 अपॉन में 2, 2 अपॉन में माइनस का बेटा 3, 5/7। यहां ऑब्जर्व करना, 3/2 डज नॉट इक्वल टू माइनस का 2/3। अब सर दिमाग में ये भी आ सकता है ना कि सर ये तो माइनस था, ये ऊपर कैसे भाग गया? अरे जब फ्रैक्शन में लिखते हो तब आप इसको ऊपर लिखो या नीचे लिखो, बात एक ही होता है। ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन में क्या है, हमारा इंटरसेक्टिंग है, तो द लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड हैज अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या कहूंगा मैं, पेयर ऑफ इक्वेशन है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, कोई डाउट यहां तक बेटा? एक और क्वेश्चन आते हैं बेटा इसी बात पे। 2x माइनस का 3y इक्वल टू 8, यानी कि 2 माइनस का 3, ये 8 बेटा, 4 माइनस का 6, ये 9। यहां देखना 2/4 यानी कि 1/2 बना, -3/-6, ये भी कितना हुआ, 1/2 बना, ये 8/9। यानी कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन के हिसाब से तो पैरेलल बनेगा, पैरेलल बनेगा तो क्या होगा बेटा, इनकंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि आगे तो पॉइंट टू टच ही नहीं करा, तो हम कह सकते हैं इट्स अ पैरेलल लाइन एंड इनकंसिस्टेंट। जैसे जैसे लिखवाऊं वैसी वैसी बोर्ड कॉपी में ऐसे करना होगा आपको। एक और आते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, कई बार ऐसे घूम फिर के आया ये। A1 कितना है बेटा इसमें, 3/2, B1 5/3, C1 7, 9, -10 और 14।
3/2 लिखने का सिंपल तरीका ऐसे लिख दो इसको, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। नीचे 9 है, 9 को ऐसे लिख दो। बट इन दोनों के बीच में कौन साइन लगेगा? प्लस माइनस को तो लगने से तो नहीं रहा, रहेगा क्या? मल्टीप्लाई। ठीक है, 5/3 बेटा इंटू 10। अब यहाँ माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई और माइनस लिखने में बेवकूफी होगी ना, सोचने वाली बात है। तो माइनस साइन हम क्या कर देते हैं, इसको जनरली ऊपर खिसका देंगे। फ्रैक्शन में नोमिनेटर में रहे माइनस या न्यूमिनेटर में रहे, बात एक ही रहता है। और इधर बेटा 7/14 यहां से सॉल्व आउट करते हैं तो कितना है? 1/6। दूसरे वाले का बेटा 2 कैंसिल आउट हुआ, माइनस का 1/6। एक चीज नोटिस करिएगा, a1/a2 does not equals to b1/b2, so that condition is also which intersecting line है, तो कंसिस्टेंट ही बनाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं intersecting line and inconsistent, सॉरी कंसिस्टेंट होगा बेटा, कंसिस्टेंट। कोई डाउट यहां तक बेटा? डाउट होना क्या करना है, जल्दी कमेंट डालेगा, कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हो सकता है ऑन द स्पॉट ना मिले, थोड़ा टाइम बाद मिल जाए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन इसका। 5x माइनस का 3y इक्वल टू 11। तो बेटा 5 माइनस का 3 और ये बेटा 11 हुआ, एट हियर माइनस का 10 प्लस का 6 और माइनस का 2 22। चलो करते हैं सॉल्व। माइनस का 5/10 तो माइनस का 1/2 बना, 3/6 माइनस का तो माइनस का 1/2, ये माइनस का 11/22 यानी कि माइनस का 1/2। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है इसके हिसाब से? कोइंसिडेंट लाइन है, और कोइंसिडेंट लाइन यानी कि क्या? इट्स अ, बताओ, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? अरे ये तो कंसिस्टेंट ही था जिंदगी में। अरे एक एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन पूरी की पूरी एज इट इज आ जाती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन पूरी पूरी एज इट इज यहीं पर घूमती रहती है। तो बेटा इसे कह सकते हैं कोइंसिडेंट लाइन एंड कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। क्लियर है? कोई डाउट बेटा यहां तक? एक और पार्ट देखिए इसका। a1 कितना है बेटा? 4/3। ये 2, ये 8, 2, 3 और 12। 4/3 इंटू 2, 2 में बेटा 3, ये क्या हुआ? 8/12। इसको सॉल्व करें अपन तो क्या आएगा? 2/3 निकल के आएगा ना, 4 के टेबल में कितनी बार पे गया? 8, यानी कि 2 बार पे गया ना। और बेटा अगर इसको सॉल्व करें तो 8/12, ठीक है, 8/12 को सॉल्व करें तो क्या आएगा बेटा? 2/3। गॉट इट? ठीक है, चलो रेशियो कंपेयर करते हैं अपन। 2 टाइम पे कैंसिल आउट हुआ, 2/3 यहीं पर लिख देते हैं, 2/3 तो छोड़ते हैं। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 के बराबर बेटा, इज आल्सो इक्वल्स टू c1/c2। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब क्या कि भैया क्या है हमारा? कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन एंड हैज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहा था ये भी। क्लियर है तो कॉन्सेप्ट बेटा? आते हैं यहां पर, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझने वाली बात है, एक बार में समझना इस चीज को। कहा है अगर कंसिस्टेंट हुआ तो जाहिर सी बात है इसका ग्राफ बनेगा। कंसिस्टेंट हुआ तो ग्राफ तो बनेगा। ठीक है सर, तो आप बताइएगा कि इसमें ग्राफ बनेगा तो ग्राफ इसको बनाना है।
पहले देखते हैं कंसिस्टेंट है कि नहीं। A1 की बात करें तो A1 कितना 1, B1 कितना 1, C1 कितना 5। ठीक है सर। E2 की बात करें अपन, कितना बेटा 2, 2 और 10। ठीक है सर। ये कितना 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, और इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, जैसे 5 अपॉन 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो बेटा 1 अपॉन में 2 आ जाएगा बेटा। यानी कि A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज आल्सो इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। यस या नो? एट हियर तो द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंट रहेगा क्योंकि हमारा क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन एंड कंसिस्टेंट रहा था ये भी जिंदगी में। तो चलो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा बेटा। पहली क्वेश्चन थी x प्लस का y इक्वल टू 5, दूसरी थी 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। अपन क्या करें, अगर x एक्सिस में 0 रखा तो y क्या होगा बेटा 5। यहाँ पर x को गायब करो तो y बन जाएगा 5, और y को गायब करो तो x क्या बन जाएगा 5। एक पॉइंट जो मेरा निकला वो क्या निकला बेटा, x पे 0 y पर 5, x पे 0 y पे 5, तो y पे 5 यानी कि ये पॉइंट है मेरा बेटा 0,5। एक और है x पे 5 y पे 0। ठीक है। 2x प्लस का 2y इक्वल्स टू 10। तो यहां देखिएगा x पे 1, x पे 1 तो पुट करो तो बेटा क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 10 बेटा होगा। तो 2y इज इक्वल्स टू बेटा 8, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4। तो y पे कितना आ गया 4। हम चाहे तो एक और तरीका था इसका मुझे करने का, सीधा 0 पुट करके, बट आंसर कोऑर्डिनेट वही आता, इसलिए मैंने कहा कुछ अलग कोऑर्डिनेट रखता हूँ। तो ये क्या हुआ बेटा 1,4, और एक और पॉइंट हुआ मेरा 4,1। अगर मैं इस लाइन को रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो ग्राफ के तौर पे कैसे बनेगा। यहां से पॉइंट लिया मैंने, ये देखना पॉइंट एक एग्जैक्टली पॉइंट बना बेटा, पुट आउट। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ येलो लाइन से, और एक और चलो ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है चलो, येलो लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक और लाइन बनाना, इसको करा ब्लू लाइन से। ये देखना, इसको जस्ट ऐसे बनाता हूँ, ऐसे इसको ऐसे करा, एक लाइन के ऊपर एग्जैक्टली दूसरी लाइन आ चुकी है। समझ में आया? तो देखना एक चीज, यहाँ पर कितने पॉइंट टच कर रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट टच कर रहे हैं। और ये जो एरो दिखाता है, जैसे ये एरो पे बेटा कई बार डाउट होता है ना कई बार बच्चों को, ये एरो का मतलब क्या। चलो इसके रिगार्डिंग जनरली से क्वेश्चन, इसके अंदर लाइन कौन सा है, तीनों में से लाइन कौन सा है, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, कि थर्ड वाला है। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं आता एक बार में तो देखिएगा, अगर दोनों तरफ एरो दिया होता है उस चीज को बोलते हैं लाइन, जो कभी खत्म नहीं होती, दोनों तरफ चलती जाती है। अगर एक तरफ का पॉइंट नॉन है, नॉन मतलब पता है आप, दूसरे पॉइंट का दूसरा पॉइंट नहीं पता, जैसे सन होता है ना, सन से क्या निकलती है, रेज निकलती है, उसी तरीके इसको बोलते हैं रेज। कहते हैं ना एक रेज आ रही है, यानी कि जहां इनिशियल पॉइंट पता होता है और फाइनल पॉइंट नहीं पता होता उसे बोलते हैं रेज। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों के दोनों अपन को पता है, उस कंडीशन में अपन बोलेंगे इसको क्या, लाइन सेगमेंट। मैं आपको पूरा कोचिंग की तरह पढ़ा रहा हूँ, कि देखो जैसे कोचिंग में बच्चों को डाउट बनता है कैसे कैसे आता है, उसी तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूबल है, तो एक लाइक तो जरूर करना, और कमेंट भी करना कि हाँ जो समझ में आया, जो कॉन्सेप्ट में डाउट रहा, या जो जो अच्छा लगा ना, तो फीडबैक जरूर देना। क्योंकि मैं पता स्टार्टिंग में नहीं बोलेगा, मिड में बोला है, ताकि हाँ और यहाँ तक कंसिस्टेंट रहे, तो कुछ ना कुछ तो आया होगा ना। ठीक है चलो, ये क्या होता है एक तरह से मोटिवेशन भी रहता है, नहीं सामने अपन मेहनत कर रहे हैं, सामने वाले को भी समझ में आ रहा है। ठीक है यहाँ तक क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट। तो हमने ये कौन सी लाइन है बेटा, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट के यहाँ पर
अब मैं क्यों कहता हूँ ये इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन है, क्योंकि हर जगह पॉइंट, ये देखो हर जगह पॉइंट बनाएगा, और ये जो एरो दिखाई दे रहा है, एरो आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा। लाइन का मतलब होता है जिसका हमको ना इनिशियल पता हो ना फाइनल पता हो। यहाँ पर हमको नहीं पता ये लाइन इधर से कहाँ से शुरू होती है, इधर से कहाँ से खत्म होती है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? तो एक और क्वेश्चन देखिए, x माइनस का y इक्वल टू 8, सेकेंड है बेटा 3x माइनस का 3y इक्वल टू 16। यहाँ ध्यान देना a1 कितना है 1, b1 माइनस का 1, c1 8। कई बार डाउट होता है सर जैसे C1 है, ये आप इधर लिखो या इधर लिखो, बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट दोनों ना एक ही तरफ होना चाहिए। या तो जैसे 8 और 16 राइट हैंड साइड था, और यहाँ पर जो C1 C2 है दोनों लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि दोनों कंडीशन एक तरफ होना चाहिए, यानी कि 8 अलग हो 16 अलग हो, तो दोनों को एक तरफ लेके आ जाओ, कंपेयर करने में आसानी पड़ेगी। इधर बेटा A2 कितना है 3, B1 की बात करो -3, ये 16 बेटा। कई बार डाउट हो सकता है सर अगर हमने इस 8 को इधर लेके चले गए तो बेटा माइनस का 8 हो सकता था बेटा, अरे माइनस का 16, देखो कैंसिल आउट होकर बेटा यही आएगा 8/60 आएगा पॉजिटिव का। ये 1/3 माइनस से माइनस कटा बेटा, तो ये बेटा प्लस का बन गया आपका, और ये बेटा 8/60 का क्या आएगा बेटा 1/2। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर है कि नहीं ये बात? चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम अपन। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, पैरेलल लाइन होगा। जब पैरेलल लाइन होगा तो क्या कंसिस्टेंट बना? सर कंसिस्टेंट तो बना ही नहीं है ये बात। तो क्या बन गया, पैरेलल लाइन है और इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, तो ग्राफिकली तो होगा ही नहीं। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखो आप, 2x प्लस का y माइनस का 6, जैसे मैंने कहा था माइनस का 6, ये तो इधर हो जाए, बट दोनों चीज एक तरफा होनी चाहिए। ठीक है सर, तो 2 4 1 -2 माइनस का 6 माइनस का 4, सॉल्व करा 2/4 1/2 आया, ये बेटा माइनस का 1/2 आया, और सॉल्व करा इसको माइनस का 6 अपन माइनस का 4 यानी कि 3/2 आया। इसमें a1/a2 डज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। इसका मतलब क्या कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो हम बोलेंगे इट्स अ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड क्या बेटा, कंसिस्टेंट बना रहा था, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट है इसका मतलब कोई ग्राफ आएगा ही ना। चलो ग्राफ बनाते बेटा, 2x प्लस का y माइनस का 6 इक्वल टू 0। चलो बेटा x की वैल्यू 0 पुट करो, देखो 2x प्लस का y इक्वल टू 6, मैंने x को 0 करा तो y क्या बन गया मेरा 6। चलो, और y को 0 करा तो x 2x इक्वल टू 6 बना था मेरा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो 2 पॉइंट तो समझ में आ गया। इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, 4x माइनस का 2y इक्वल टू 4, यहाँ पर मैंने x को 0 करा, सॉरी x को 0 करा तो माइनस का 2y इक्वल टू 4 हुआ था, माइनस का 2y इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू क्या थी मेरी 2। चलो, ओ सॉरी माइनस का 2, माइनस x की वैल्यू 1 पुट करना, x सॉरी y की वैल्यू 0 पुट करना, 4x इक्वल टू 4, यानी कि x की वैल्यू क्या निकली मेरी बेटा 1। चलो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं इस बात को हम। पहला पॉइंट 0,6, x एक्सिस पर 0 और y पर 6, यही तो पॉइंट बना ना आपका 0,6। सेकंड पॉइंट की बात करें, x पे 3 और y पे 0, x पे 3 यानी कि ये पॉइंट कॉमा 0, x पे 0 y पर -2, x पर 0 y पे -2, 0,-2, x पर 1 और y पे 0। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगता, यहां तक होगी बेटा। चलो आगे लाइन बनाता हूं और मजा आएगा, वीडियो बने रहना एंड तक। ये आपने एक ड्रॉ करा यहां से लेके यहां तक,
ठीक है, एक और लाइन हम लेते हैं, ठीक है, यहां से लेके, ओ सॉरी सॉरी, चलो एक पॉइंट बेटा यहां से लिया, और ये अपन का देखो बन गया। अब बताना मेरे को कि इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या निकला था। देखो बेटा इस पॉइंट पे गए अपन, ठीक है, तो बेटा पॉइंट क्या निकलेगा हमारा, यहां से सॉल्व करा हमने तो ये पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है एग्जैक्टली, तो 2, 2 पे था, और यहां से भी 2, तो 2, 2 हमारा एग्जैक्टली आंसर निकला। यहां तक कोई डाउट है? तो लोग चेक करना सीखे, कैसे चेक करें कि आगे, चलो अब इतना सीख लो, तो ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट बना है 2, 2। कोई डाउट है यहां तक बेटा? कोई डाउट है? आगे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्या होगा, 2 - 2 -2 4 -4 -5, 2, 4 यानी कि 1/2 कैंसिल आउट हुआ, तो 1/2 इसको कैंसिल करा, तो 2/5 बचा। A1/A2 equals to B1/B2 and does not equals to what? The C1/C2. That condition is also the parallel condition. Parallel condition में क्या है ये हमारा consistent. So क्या हो बेटा, पैरेलल है बेटा, एंड इट्स अ इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट है इसने, क्या बोला, ग्राफ तो बनाने का ही नहीं। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ से ये कहता है, half the perimeter of a rectangle garden whose length is 4 मीटर more than its width। अगर किसी रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल है मेरे पास, ठीक है, जिसकी लेंथ, whose length is 4 मीटर more than its width, विड्थ कुछ होगी और लेंथ कुछ होगा, अपने को नहीं पता, बट हाँ इसने विड्थ और लेंथ के बीच में रिलेशन दिया है। जो लेंथ थी, यानी कि जो लेंथ थी, वो जो भी विड्थ होगा, मान लेते हैं विड्थ को हम क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, विड्थ को हमने क्या माना बेटा, एक्स मान लिया। एक्स मानने पर जो लेंथ मेरी निकल के आएगी, वो क्या है बेटा, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 प्लस का एक्स। चलो इसे कैसे बोर्ड में करना है वो चीज समझिएगा। लेट द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या माना बेटा हमने, रेक्टेंगल की विड्थ एक्स मान लिया, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल को क्या माना बेटा हमने, वाई मान लिया। ना ना ना, वाई मानने की जरूरत नहीं, चलो वाई मान लेते हैं, फिर देखते हैं। कहता है जो मेरा रेक्टेंगल की जो लेंथ है, वो विड्थ के से 4 ज्यादा है, रेक्टेंगल की जो लेंथ निकल के आएगी, वो विड्थ से 4 ज्यादा है। विड्थ कितनी मानी अपन ने, एक्स मानी थी ना, उससे 4 ज्यादा, यानी कि क्या होगा बेटा, एक्स प्लस का 4। तो इसे क्या बोल सकता हूं बेटा, एक्स प्लस का 4। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? ठीक है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन, पूरी कहानी बोला इसमें एक बार में, और क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका जिस बच्चे को समझ में आ गया ना, क्वेश्चन को धुआंधार एक बार में सॉल्व करता है वो। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन, रेक्टेंगल गार्डन का पेरीमीटर की बात करें तो क्या होता है बेटा, जनरली 2 ब्रैकेट में एल प्लस का बी, हाफ की बात करो डिवाइडेड बाय 2। तो क्वेश्चन लिखा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, तो लिखना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाफ द पेरीमीटर। हमको पता है पेरीमीटर एक रेक्टेंगल गार्डन का कितना होता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस का बी सीखा था हमने बचपन में, उसका आधा करूंगा, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 करूंगा। फिर बीच में कहानी बोलता है whose length is 4 मीटर देन इट्स width। चलो यहां तक तो कहानी में ऑलरेडी सॉल्व कर ली थी, बट यहां से क्वेश्चन के बाद बोला इज मतलब व्हाट, इक्वल टू कितना होता है, 36। क्लियर है यहां तक कौन सा, नहीं बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एल प्लस का बी कितना है मेरा, 36। यहां पर लेंथ की बात करूं तो लेंथ कितना था मेरा,
x माना था और विड्थ कितना था बेटा, x प्लस का 4 यानी कि 36। तो 2x इक्वल्स टू व्हाट, द 32। x की वैल्यू कितनी है बेटा, 16 आ गई। तो लेंथ जब मेरा 16 होगा, सुनना, लेंथ जब मेरा 16 होगा तो इसकी जो विड्थ की बात करो, सॉरी सॉरी, विड्थ अगर मेरा 16 है तो लेंथ कितना होगा बेटा, 20 मीटर। तो आप लिख सकते हो द डायमेंशन ऑफ द गार्डन इज, लास्ट में स्टेटमेंट लिखना, द डायमेंशन ऑफ द गार्डन इज, कितना है, पहला कितना है बेटा हमारा, 16 मीटर एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली, 20 मीटर। गॉट इट? कोई डाउट बेटे यहां तक? एक और क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा ये वाला बेटा, जो स्क्रीन के सामने है। अब अच्छा क्वेश्चन है काफी। Given the linear equation 2x plus the 3y minus the 8 equal to 0, write another linear equation the two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। पहली कंडीशन बोली इसने इंटरसेक्टिंग लाइन की, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन दिमाग में ध्यान रखना, a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के होता है। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, वो क्या है बेटा, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 8 दे रखा है, और हमको भली भांति पता है जो भी सेकंड इक्वेशन बनेगी ना, ठीक है, साइन चलो स्किप करता हूं, बट उसका कॉफिशिएंट पहले वाले के कंपैरेटिव सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि रेशियो में सेम नहीं होना चाहिए। लेट अस सपोज यहां पर मैंने माना 5, ठीक है, तो 2 अपॉन में 5 एक रेशियो निकला, तो सेकंड वाला 2 अपॉन में 5 नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, तो इसको करते हैं 6 कर देते हैं। तो देखना बेटा, 2 अपॉन में 5 क्या इक्वल हो सकता है 3 अपॉन 6 के, कट पिट के भी? नहीं सर, हो ही नहीं सकता, और यहाँ पर कुछ भी मालूम नहीं। तो सेकेंड इक्वेशन जो मेरी बनी थी वो क्या है बेटा, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड, क्या होगा, तो द रिक्वायर्ड जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज, लिखना, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, 5x प्लस का 6y इक्वल टू 9। आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग। क्लियर है बेटा? एक और देखिएगा, अगर फॉर पैरेलल लाइन की बात करें तब, पैरेलल लाइन यानी कि a1 अपॉन में a2 बी, क्या b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब इसमें एक बात नोटिस करिएगा, मेरे को जो रेशियो चाहिए वो रेशियो क्या है बेटा, पहला वाला दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो एक काम करो, इसका डबल कर दो, तो कितना होगा 4, दूसरा वाला 3 है, इसका डबल कर दो यानी कि 6। तीसरे वाले की बात करूं, तीसरे वाले का डबल मत करना, 3 गुना कर देना, 8 3 24 यानी कि 24 रखता हूं। तो अब रेशियो देखो बेटा, 2 अपॉन में 4, हाँ 3 अपॉन 6 के रेशियो बराबर होगा, कैंसिल आउट हो गई, ये भी 1 अपॉन में 2 बनेगा, ये भी 1 अपॉन में 2। बट अगर बात करूं 8 अपॉन में 24, इससे कैंसिल आउट हो गए 1 अपॉन में 3, यानी कि 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 तो सेम है, बट 1 अपॉन में 3 सेम नहीं है। यानी कि हमारी इक्वेशन क्या बनी, लिखना, रिक्वायर्ड इक्वेशन 4x प्लस का 6y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? चलो एक और देखते हैं बेटा इसी बात पे। बात करें कोइंसिडेंट लाइन की, कोइंसिडेंट मतलब क्या, कि जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर एज इट इज एक और लाइन फॉर्मेशन बनाता हो, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। एट हियर a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। तो बेटा 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। यहां समझिएगा, इसका रेशियो अपने को करना है बराबर, इसको अभी 8 को हटा देता हूं मैं, हाँ 8.20, प्लस का साइन माइनस साइन ऐसे चीज है, कोई इशू नहीं रिगार्डिंग। रेशियो को जस्ट इसका डबल करना है, यानी कि 2 का डबल 4 कर दो,
3 का डबल 6 कर दो, 8 का डबल कर दो 16। अब रेशियो चेक करो, देखो तीनों का तीनों बराबर आएगा, यानी कि 2 अपॉन में 4 को सॉल्व करोगे, देन 3 अपॉन 6 को सॉल्व करोगे, या -8 अपॉन -16 को सॉल्व करोगे, तब इन तीनों का आंसर 1 अपॉन में 2 ही रहेगा, यानी कि 1 अपॉन में 2, यानी कि 1 अपॉन में 2, ये भी क्या होगा बेटा 1 अपॉन में 2। इससे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनी मेरी, वो क्या बनी बेटा, रिक्वायर्ड इक्वेशन 4x प्लस का 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0 बनेगा बेटा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, कोई भी डाउट हो तो पूछो बेटा। क्लियर है? आते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से बैठेगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0 एंड 3x plus का 2y minus का 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertex of the triangle formed by this line and x-axis and shade the triangular region. एक बार आप भी पढ़िए समझ के, फिर मैं समझाता हूँ। Draw the graph of the equation. एक इक्वेशन है जो कि 3x minus का y plus का, देखो सॉरी x minus का y plus का 1 equal to 0. सेकंड है 3x plus का 2y minus का 2 equal to 0. इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इसके जो ग्राफ आएंगे उसको ट्राइंगल एक्स एक्सिस के दौरान पे, एक्स एक्सिस के बिहाफ पे जो ग्राफ बनेगा उसको डिफाइन करना है। कैसे आगे करें अपन, स्टार्ट करें बेटा। यहां पर अपन ने क्या करा, एक्स एक्सिस पे 0 रखा, तो मेरा वाई क्या निकलेगा, 1 निकल जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा बेटा, एट हियर 0, 1। ठीक है, अगर मैं y को 0 करता हूं तो मेरा x क्या बनेगा, माइनस का 1। यहां देखो y को मैंने 0 करा, x माइनस का 0 इक्वल टू -1, x की वैल्यू तो -1 रही ना, तो हमारा एक पॉइंट क्या बना बेटा, ये पॉइंट हमारा -1, 0। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो बेटा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब एक काम करते हैं, यहां पर हम x को 0 करते हैं, 3x, x वाले टर्म को 0 करा, 3 इंटू 0 यानी कि 0, तो 2y इक्वल टू 12, y की वैल्यू क्या बनी, 0 रखने पे 6 बनी बेटा। और इधर ध्यान दीजिएगा, तो पॉइंट क्या है बेटा, 0, 6। अब एक और पॉइंट देखते हैं बेटा, y को 0 कर दो तो x क्या निकलेगा मेरा, 4। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? तो हमारा एक कोऑर्डिनेट ये बन गया, 4, 0। इसका ग्राफ सीखेगा, ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, एक बार में ये पॉइंट है बेटा, ये लाइन, यहां से एक लाइन हमने ड्रॉ करा, ठीक है। अब एक और लाइन हम ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट ये रहा, यहां से लिया और ये पॉइंट एक और ड्रॉ हो गया। देखना कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा अपने आप आराम से, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट आएगा। क्लियर है, हमारा कोऑर्डिनेट भी आ गया। अब तो कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, इस कोऑर्डिनेट की बात करो तो कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 2, 3। यहां से जाते हैं अपन 2, 3, 2, 3 कोऑर्डिनेट है। अब कहता है क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट of the vertices of the triangle formed by this line the x-axis and shade the triangular region। यानी कि x एक्सिस के दौरान जो ग्राफ जो ट्राइंगल बनेगा उसको शेड करना। चलो अगर इस रीजन को अपन शेड करते हैं तो देखो क्या आएगा, ये कलर ही आएगा बेटा, फिर एक्स एक्सिस ये ग्राफ आ गया। ठीक है, कोई डाउट है, इसको शेड कर देते हैं। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या क्या निकलेगा, पहला कोऑर्डिनेट 2, 3, दूसरा कोऑर्डिनेट है -1, 0, और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 4, 0। यहां तक कोई डाउट है बेटा, क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक?